तो बाबा वीरेंद्र के रहस्य लोक का लगातार खुलासा हो रहा है। वाकई में अपनी खास पेशकश में हम उन पीड़ितों से आपको मुखातिब करवाएंगे, रहस्य लोक की पूरी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। इन पीड़ितों की जुबानी तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हर बार की तरह शुरुआत इस खास रिपोर्ट के साथ करते हैं, फिर लौटेंगे अपनी चर्चा में। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर कानून का शिकंजा, जगह जगह तलाश हो रही है वीरेंद्र देव की। कितने अड्डे हैं वीरेंद्र देव के? वीरेंद्र देव के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है। विजय विहार इलाके में उस वक्त हंगामे की तस्वीर दिखाई दी जब रीवा से आया एक परिवार अपनी बेटी से मिलने की जिद करने लगा। परिवार का आरोप था कि उन्हें बेटी से अकेले मिलने नहीं दिया गया, लेकिन बाबा की एक सेविका इन आरोपों को गलत बता रही है। अभी आप जो पुलिस अंदर गई हुई थी उनसे पूछ करके देखिए, उसकी माँ कम से कम आधा घंटा तक उनसे बात करती रही है। फिर क्या हुआ है, सुनिए क्या हुआ है। उसकी माँ जबरदस्ती उसको खींच करके लाना चाह रही थी, तो खींचने कौन देगा? आश्रम के अंदर ऐसे जबरदस्ती करने देंगे क्या? दिल्ली में विजय विहार के अलावा 2 और जगहों पर छापा डाल चुकी है पुलिस। नवादा इलाके में कथित आश्रम पर दोबारा छापेमारी की गई, दूसरे जगहों पर भी छापेमारी की गई। वीरेंद्र देव के रहस्य लोक से लगातार पर्दा उठाने की कोशिश हो रही है। कार्रवाई के बीच अब पीड़ित और परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तां बयां करने के लिए सामने आ रहे हैं। यहाँ भगवान का पाठ चल रहा है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, नर की दुनिया का विनाश करके स्वर्ग आने वाला है, सतयुग आना बना है। हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं। पवित्रता के पवित्रता को धारण करके जब चलेंगे तब मनुष्य से देवता बनेंगे। ये सारी बातें सुनने में आई तो अच्छा लगा। फिर अच्छा लगा तो समझने के लिए, कोर्स करने के लिए आ गए। कोर्स करने पर ये हुआ जो भट्टी के बिना नहीं जाना है। 7 दिन का कोर्स, 8 दिन का भट्टी होता है, जिसमें बाहर दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। अंदर का खाना पीना, अंदर रहना, अंदर की चीज़ें खाना, वहाँ से बुद्धि चेंज की जाती है। ऐसा वहाँ बुद्धि हो जाती है कि जो भी लड़कियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती हैं। किस तरह की बातें बताई उसने फिर वहाँ जैसे फ़ोन में बात होती थी, कोई जैसे माँ बाप बात करते हैं तो 2 लोग वहाँ बगल में बैठे रहते हैं ताकि अपने यहाँ की बातें उनसे न बता सकें। वीरेंद्र देव के खिलाफ आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सबसे पहले 1998 में रेप के मामले में जेल गया था वीरेंद्र देव। कोलकाता की एक लड़की से रेप का आरोप था। बताया जाता है कि 1998 में वीरेंद्र देव के खिलाफ 7 केस दर्ज हुए हैं। मामला बेहद गंभीर है। 19 साल से वीरेंद्र देव पर संगीन इल्जाम लग चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वीरेंद्र देव से जुड़ी तमाम पहलुओं की जांच हो रही है। दिल्ली से रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो इन तमाम आरोपों के बीच बाबा वीरेंद्र दीक्षित के आध्यात्मिक केंद्र की सेविकाओं ने बाबा पर लगे आरोपों को गलत बताया है। एक सेविका ने तो यहाँ तक कहा कि वो और उनकी बेटी सालों से आश्रम में, लेकिन उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आध्यात्मिक केंद्र में कुछ भी गलत हो रहा है। सुनिए जरा आप। वो सब गलत है, कुछ भी सही नहीं है। जब हमारी बच्ची यहाँ है, हम भी यहाँ रहते हैं और आकर के, और हमारी बच्ची नाबालिग नहीं है, बालिग है, 23 साल का है बच्ची। तो क्या अपने मन से सब माँ बाप के स्वेच्छा से यहाँ पर रख दिए हैं। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को आपने देखा है कभी? हाँ देखा है। वो जो है उसके ज्ञान से, उसको मुंह के आवाज से हम संतुष्ट हो गए, इसलिए मानते हैं। चलिए, तो ये सेविकाओं की दलील है, लेकिन खास मेहमान हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्वाति मालीवाल हैं, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली महिला आयोग की। हमारे साथ सीमा शर्मा हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक अधिवक्ता, एक जानकार के तौर पर, एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस मुहिम को अदालत में लेकर गई हैं। हमारे साथ एडवोकेट शलभ गुप्ता हैं, आप अधिवक्ता हैं और इस पूरे मामले को अदालत में एक वकील के तौर पर लड़ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ बाबा वीरेंद्र देव की दिल्ली से एक पीड़ित मौजूद है। बिल्कुल, हमारे साथ एक पीड़िता के पिता दिल्ली से मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ सत्येंद्र सिंह राठौर, जो कि एक पीड़िता के वकील हैं, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। एमपी के रीवा से पीड़िता के भाई हमारे साथ हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर
एक बाबा के पूर्व अनुयायी हैं बांदा से, वो भी हमारे साथ है, और रिजवान आरिफ भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूँगी, दिल्ली से जो पीड़िता हमारे साथ मौजूद है, मैं आपके पास आना चाहूँगी। बाबा की जो पाखंड लोग की बात करें, आप कैसे उस शरण में पहुंचती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें जिसने आपका ब्रेन वॉश किया, फिर यूँ कहा जाए आप कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं? और जब आप उस आश्रम के अंदर पहुंची, दिनचर्या क्या वहाँ पर हुआ करती थी, और कितनी प्रताड़ना को आपने सहा है? वाकई में उसको बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सुनना चाहेंगे आपकी आप बीती को। हम बच्ची थी 14-15 ईयर्स की, मेरे पेरेंट्स चलना शुरू हुए थे। एक्चुअली ये लोग क्या है, ब्रह्मा कुमारी में जो चल रहे होते हैं ज्ञान में, उन लोगों को पकड़ते हैं, क्योंकि वो इनकी मुरलियों के बेसिस पे उनको अपने आप को एडवांस पार्टी बोलते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के। तो ये उस ज्ञान के आधार पर अपने पास लेकर जाते हैं सेंटर में। और मेरी पूरी फैमिली, मतलब पापा चलते थे, पापा अपने साथ पूरी फैमिली को ही लेकर गए। संडे क्लासेस होती थी। देन इनकी भट्टी होती थी, भट्टी में एक्चुअली हमें हफ्ते 10 दिन रहना होता था। तो फिर जब हम चलना शुरू हुए तो हम बच्चों की जब 2 महीने की छुट्टियां पड़ी, तब पेरेंट्स साथ में लेकर गए थे हम सबको। तो ये भट्टी की हफ्ते 10 दिन का जो कोर्स था वो किया, जिसमें ये रात दिन बस यही बोलते रहते थे कि ये भगवान का पार्ट है। और वहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में जो हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, वो अपना शरीर त्याग कर इनके शरीर में आए हैं, और ये अपने आप को भगवान के सारे पार्ट्स बोलते हैं। कृष्ण बाबा को भगवान कहना तो ठीक है, लेकिन क्या बाबा के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, इसको लेकर भी दबाव डाला जाता था? जी, एक्चुअली ये बोलते थे कि कृष्ण की 16,000 रानियाँ और तुम भी उनमें से एक हो। और मतलब वो अपने रूम में, मतलब इनका बाइफिकेशन होता है, लड़कियों को अलग रखते हैं, माताओं को अलग रखते हैं, जेंट्स को अलग रखते हैं। तो जो हमारी फैमिलीज़ की लड़कियां होती थी वो इनकी बहनों के साथ में होती थी। बहनें साथ में लेकर गई है मुझे जी। मतलब हफ्ते 10 दिन का जब कोर्स हो गया है तो पेरेंट्स तो घर पे चले गए भाइयों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि एक जो लड़की होती है वो 100 लड़कों के बराबर होती है, उतना पुरुषार्थ कमाती है। तो पेरेंट्स मतलब लड़कियों को छोड़ के जाते हैं यही सोच के कि हमारे लिए स्वर्ग की सीट पक्की कर रही है। हमारे साथ पीड़ित के पिता हैं दिल्ली से, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे आपकी जो बिटिया है वो कैसे बाबा के चंगुल में फंसी, और कितना पुराना है, कितना लंबा संघर्ष है? देखिए जी, मैं ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में चलता था। 1999 में ब्रह्मा कुमारी से संबंधित इसका ज्ञान है, उस ज्ञान को इसने मॉडिफाई करके उससे सुपीरियर बना रखा है। तो उसके मूल्यों के आधार से हमने इसको भगवान माना था, और भगवान मानते हुए ही हमने इसको अपनी कन्या समर्पित की थी। तो समर्पित करने के बाद ये ऐसी बात बोलता है कि माँ बाप होते हैं अपनी बेटियों के सबसे बड़े दुश्मन। जो समर्पित हुई कन्या को वापस ले जाते हैं तो वो अगले जन्मों में चांडाल बनेंगे। तो माँ बाप के मन में एक डर बैठ जाता है कि भाई हम अपने चांडाल को कौन माँ बाप बनना चाहेगा। तो जिस तरह से हमारे मन में डर बैठ जाता है, ऐसी ही कन्या को भी ये ऐसे ही करता होगा, तो दोनों परिवारों को एक तरह से अलग कर देता। और कितने साल से आपकी बेटी आश्रम में कैद है आपके मुताबिक? हाँ, ये 2003 से और अभी तक भी कैद है। आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि कोई बाबा कह रहा है कि मैं भगवान का रूप हूं, और आपने उसकी बात पर यकीन कर लिया? सर, हम भगवान ही समझते थे कि जो कार्य हो रहा अच्छा हो रहा है, हम तो भगवान मान के उसको चल रहे थे। ये 2016 में हमें समझ में आया कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि इसने कोड वर्ड बना रखे हैं कुछ। वे कोड वर्ड लड़कियों को कुछ और पढ़ाई पढ़ाता और हमें कुछ और पढ़ाई पढ़ाता। तो कोड वर्ड 2016 में समझ में आए हमें। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के रीवा में पीड़िता के भाई हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो संघर्ष है वो काफी लंबा रहा, आपकी आप बीती क्या है? कब से जो है बाबा के चंगुल में आपके अपने आए, और कैसे आपको पता चला कि आपकी जो बहन है वो बाबा के चंगुल में है? बाबा के पास हमारी बहन बहला फुसला कर के वहाँ के लोग लाए और यहाँ पे छोड़ गए इसको रिठाला। जब हमने पता किया, वहाँ FIR किया, तब मेरे को पता चला कि यहाँ पे इस जगह पे है आपकी बहन। जब जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर हुआ था मिलने का, और जब भी आए तो मिल सकते हैं उससे, पर आज तक 3 साल में एक दिन भी नहीं मिलने दिए हमको। आपने कोई प्रयास किया अपनी बहन से मिलने का? जी, कई बार किए प्रयास। आश्रम जाते थे, बस कहते थे कहीं वहाँ है कभी यहाँ है, तो वहाँ 4 घंटे 6 घंटे बैठा के फिर वापस निकल देते। आपको आश्वासन देते थे कि यहाँ पर वहाँ पर है, ठीक ठाक है, आप जा सकते हैं वापस, ढांढस बंधाते थे वो लोग? जी, पर दूसरे दिन भी जाता था वहाँ रुक के कहीं, तो फिर यही सिस्टम होता था, 4 घंटे बैठिए, फिर उसके सुबह उठते ही बोलते थे कि आप चले जाइए, वो फर्रुखाबाद। लेकिन ये कैसे हो गया कि मध्य प्रदेश के एक जिले रीवा से कोई लड़की अचानक दिल्ली आ जाती है? क्या ये रातों रात हो गया, या इसकी कहानी कुछ लंबी है?
सर ये लंबी कहानी है, रातों रात करके ये लोग लेके आ गए वहाँ से, रीवा से लेकर आए जी। बिल्कुल, सत्येंद्र सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं, विक्टिम के एडवोकेट हैं, उस विक्टिम के एडवोकेट हैं जो कि 23 साल की एक बच्ची है, राजस्थान के झुंझुनू से उसका ताल्लुक है और उसको लेकर ये मामला सुर्खियों में आता है। सत्येंद्र सिंह राठौड़, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, पूरा संघर्ष रहा, बताएं और समझाएं न्यूज़ नेशन के दर्शकों को। 9 तारीख को राजस्थान की एक बच्ची को यहाँ का इनका जो सेवादार मान लो या जो भी इनके एजेंट्स होते हैं वो लेके आया था। उसके जस्ट पीछे पीछे उसकी फ़ोन के लोकेशन के आधार पर उनके परिवारजन यहाँ पे आए और उनको पता चला कि विजय विहार जो इनका आश्रम है उसमें वो बच्ची है। अच्छा। परिवारजनों ने मिलने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिलने दिया गया। पुलिस का भी सपोर्ट लिया गया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात राजस्थान से 2 बार उसका सर्च वारंट आ चुका है। उसके पश्चात भी जो है उस बच्ची को नहीं भेजा गया है। उसके लगातार सत्येंद्र सिंह राठौड़ जी 9 नवंबर 2017 को मामला सुर्खियों में आता है। उससे पहले तमाम प्रयास किए जाते हैं, तमाम कोशिश की जाती है, लेकिन बार बार यहाँ पर भी आश्वासन मिला कि नहीं मिलने दिया जाएगा। किस तरीके से बात को सामने रखते थे? हाँ, बिल्कुल नहीं मिलने दिया जाता था। और उसके पश्चात जो है कि दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि इस प्रकार जो है हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, काफ़ी बच्चियाँ हैं। उसके बाद में कुछ विक्टिम्स हमें यहाँ मिले। हमने जब यहाँ संघर्ष किया कि आश्रम के सामने, और यहाँ इनके जो कॉलोनी के जो लोग हैं वो भी, उनका भी उस आश्रम के प्रति काफ़ी आक्रोश था। उन्होंने भी जो है बच्चियों को बाहर निकालने में मदद की लेकिन किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात जी ठीक है, लेकिन इन सब के बीच बांदा से बाबा के एक पूर्व अनुयायी हैं हमारे साथ, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप तो बाबा के अनुयायी रहे हैं, फिर ऐसा क्या आपको लगा कि आपने कहा कि नहीं अब इस बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना? जी हमारे साथ बांदा से बाबा के पूर्व अनुयायी मौजूद हैं। आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। हमारी कोशिश होगी दोबारा एक बार उनसे संपर्क करने की और उनका जो अनुभव है वो दर्शकों तक पहुंचाने की। हमारे सहयोगी रिजवान आरिफ भी हैं हमारे साथ, लेकिन उससे पहले सीमा शर्मा आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्यों आपको लगा कि इस मामले को अदालत में ले जाना चाहिए? जिस दिन हम पहले दिन हम वहाँ पर गए, हमने बात करी लोगों से और आश्रम का हाल देखा, मुझे लगता है जितने भी कोई समझदार आदमी होगा और आश्रम को देखेगा तो पता चल जाएगा वो एक आश्रम नहीं है, जेल से भी बदतर उसका माहौल था। क्या महसूस किया आपने, क्या देखा वहाँ पर? मैं अकेले अपने हम लोग सब जितने भी नेबर्स थे वहाँ पे, उनके साथ उनके सहयोग से हम अंदर घुस पाए। अंदर जाके हमने देखा कि वो तो बात ही नहीं करने दे रहे हैं। लड़की भी एकदम मना करती है कि नहीं हम बात नहीं करना चाहते, मैं अपनी खुशी से हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तो रियलाइज़ हुआ कि धीरे धीरे हमें विक्टिम्स मिलने शुरू हो गए। जब हमने वहाँ पे शोर मचाना शुरू किया, बात करना शुरू किया, तब हमें लगा ये कानून की लड़ाई है और कानून की लड़ाई ही लड़ने से हमको जीत मिलेगी। अब आज हमारे साथ इतने लोग जुड़ चुके हैं जो इससे पीड़ित हैं, इस मामले को पूरा। यहाँ पर एक बुनियादी बात ये कि कोई बालिग लड़की अपनी मर्जी से जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकती है, दिक्कत क्या है इसमें? आप भी कहते हैं कि बालिग लड़की रह सकती है, लेकिन आप ये सोचें कि उनके ऊपर कितना मेंटल ट्रॉमा है, कितना बाबा ने उनको मिसगाइड कर रखा है, कितना ब्रेन वॉश कर रखा है। मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से देखा कि वहाँ की जो अनुयायी हैं वो अभी भी कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं, हम सब खुश हैं, हमारी बेटी भी वहाँ पे है। मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसा है और सब कुछ ठीक है और कुछ गलत नहीं हो रहा है तो उनको पिंजरों में कैद करने की जरूरत क्यों है? आप उनको आगे मिलने क्यों नहीं देते हैं? अगर बाबा के सेंटर पे जाओ और उनसे बोलो हमें अपने बच्चों से मिलने दो, तो ऐसा कौन सा कानून है जो बच्चों से मिलने के लिए मना कर सकता है? दूसरा, बच्चियां मिलना चाहती हैं, बच्चियां मिलना चाहती हैं, लेकिन उनको जिस तरह से आप ये देखें 2-2 3-3 लेडीज साथ में होती हैं, हम 4-4 5-5 ताले के बाद उनसे मिलने दिया जाता है। जब हम उनसे मिल रहे होते हैं तो पीछे के ताले बंद कर दिए जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अगर आप बाहर निकलोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बाबा के पूर्व अनुयायी बांदा से हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहूंगी आपसे, एक लंबे वक्त तक आपने अनुसरण किया है बाबा का, और कैसा हुआ, क्या हुआ, आपने क्या महसूस किया कि अब जो है रास्ता अलग हो चुका है और अब आप बाबा के खिलाफ खड़े हुए हैं? बांदा को तो नाम ले रहे हैं पर मेरा नाम नहीं ले रहे।
मुद्दा आज का में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्वाति मालीवाल, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली महिला आयोग की। और स्वाति मालीवाल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जब आप आश्रम में पहुंची और आपने रेड की एक तरीके से, तो आश्रम में कार्रवाई के दौरान क्या क्या चीजें सामने आई? सबसे पहले तो ये जितने भी आश्रम हैं, तीनों आश्रम एक पिंजरे की तरह हैं। यहाँ गेट्स हैं, मेटल के गेट्स हैं, हर तीसरे कदम पे मेटल के गेट्स हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। विजय विहार के जो आश्रम था उससे हमने सूटकेस भर भर के ऐसे पत्र मिले हैं जिसमें लड़कियों के द्वारा ये पत्र बाबा को लिखवाए गए हैं, जिसमें गंदी गंदी यौन शोषण की बातें हैं। साथ में इतनी सारी मेडिसिन, इंजेक्शंस, सिरिंजेस हमें पूरे तीनों आश्रमों में मिली हैं और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक फैक्ट्री चला रहे हैं मेडिसिन्स की। इसके स्वाति जी, अगर हम बाबा के फॉलोअर्स की बात करें, बाबा के अनुयायियों का जिक्र करें, उनका कहना है कि बाबा निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। जिस आश्रम में बाबा सालों से नहीं जा पाए, वहां शोषण कैसे किया गया होगा? आप कैसे देखती हैं इस आरोप को, ये बताएं। बाबा के जो अनुयायी हैं वो ये एक्सप्लेन करें। पहली बात तो ये कैसे बाबा कहता है कि मैं तो कृष्ण भगवान हूँ और मेरी 16,000 गोपियाँ हैं। ये बाबा खुलेआम ये कह रहा है कि ये जितनी मेरा मकसद है कि 16,000 महिलाओं बच्चियों से मैं एक संबंध स्थापित करूँ। तो ये कैसे हो सकता है? ये कौन बाबा है जो इस तरीके की बेकार की अश्लील बातें कर रहा है? ये जितने इसके अनुयायी हैं, पहली बात तो इसके इतने अनुयायी हैं नहीं, जितने भी लोकल लोग हैं वो तो सब इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और जितने लोग, मुझे लगता है पूरा देश इस वक्त इस फर्जी बाबा के खिलाफ खड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने तो हमारा पूरा का पूरा धर्म भी भ्रष्ट करा है। तो ये जितने लोग इस वक्त बाबा के सपोर्ट में हैं, इन सबको लेके जाकर इनकी काउंसलिंग करानी चाहिए, इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये बाबा बड़ा शातिर है, इसने बहुत कुछ कर रखा है, सब कुछ गुप्त तरीके से ये करता है। पूरे आश्रमों में एक चीज कॉमन है कि बड़ा कोड वर्ड इस्तेमाल होता है। पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने को इतना सम्मोहित कर रखा है, क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, इस सब के बारे में सीबीआई को जांच करनी चाहिए। और ये जो बाबा है ये तो पूरी तरीके से अरेस्ट होना बिल्कुल देखना होगा कि सीबीआई की जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। हमारे सहयोगी रिजवान आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आप लगातार वहीं पर मौजूद हैं, किस तरीके की स्थितियां एक रिपोर्टर के तौर पर आपको महसूस होती हैं वहां पर इन तमाम आरोपों के बीच? जी देखिए, इन तमाम आरोपियों के बीच जो अभी भी चीज़ मौजूद है वो ये है कि परिवार यहाँ पर आते हैं और मायूस होकर लौट जाते हैं। परिवार का एक तरफ दावा है कि उनकी बच्चियों से मिलने नहीं दिया जाता है, दूसरी तरफ आश्रम की जो सेविकाएं हैं वो बाहर आती हैं और कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सारे आरोप बेबुनियाद है। और इन सब के बीच सीबीआई को ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो सौंप दिया गया है। और सीबीआई, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जल्द ही जल्द इस आश्रम तक आएगी, क्योंकि ये जो आश्रम है रोहिणी में, यहाँ पर बड़े गंभीर आरोप हैं, क्योंकि अंदर जेलनुमा कमरे हैं, ऐसे आरोप हैं। और इन सब चीज़ों की जांच करने के लिए सीबीआई यहाँ पर आएगी, लेकिन अभी तक बाबा का पता नहीं चला है, बाबा कहाँ पर है। संगीन आरोप है बाबा पर। और एक जब पीड़िता से हमने बात की थी जिसके शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ये पूरा मुकदमा दर्ज किया था, उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई थी। तो साफ तौर पर बाबा का जो पूरा जी बिल्कुल। रिजवान, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली की जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। मैं जानना चाहूंगी आपसे, जब स्वाति मालीवाल की टीम जो है पहुंचती है रेड मारने के लिए आश्रम पर, उस टीम में आप भी उस वक्त मौजूद थी, क्या कुछ आपने देखा? और आप चूंकि उस आश्रम में रही हैं, जो गतिविधियां थी वो आपत्तिजनक थी, जो सामान मिला है वो आपत्तिजनक है, और किस तरह के क्रियाकलाप अंदर देखे गए? मैम एक्चुअली हम जैसे एंटर गए ना अंदर, तो हर जगह तो मेटलिक डोर्स है जो मैम ने बताया। आगे मतलब हर 100 मीटर में मतलब ऐसे डोर्स हैं जहाँ पर ताले हैं। हम एक ताले खोलने की बात करते हैं, चाबियाँ मंगाते हैं तो दूसरे की नहीं आती है। मतलब ये 3-4 घंटे तो ऐसी चीज़ों में बर्बाद करवाते हैं। अब हम वहाँ अंदर गए हैं तो जिन चीज़ की मैम बात कर रही है वो मतलब जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, उन्हें इनके टर्म्स में पोतामेल बोलते हैं कि आप भगवान को मतलब इन पर अगर आपको यकीन आ गया है तो आप लिख कर दोगे ये सारी चीज़ें। और क्या लिखना होता है उसमें, और क्या आपने भी लिखा था? हाँ, एक्चुअली आप अपने बारे में ना जो भी आपके साथ बीता होता है, एक कन्फेशन लेटर होता है कि आपके साथ जो भी चीज़ें आज तक लाइफ में हुई है वो आप उस लेटर में लिख कर देते हो। एक तरह से भगवान के सामने आप खुली बात, अपनी जो भी प्रताड़ना है वो सारे लिख कर दे रहे होते हैं कि ये मेरे साथ हुआ है या मैंने कुछ गलत किया है, वो सब उस लेटर में लिख कर देते हो। और ये लेटर इनके पास जैसे ही जाता है उसके बाद ही, ये देने के बाद ही वो लड़कियां वहाँ पे सरेंडर हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती है।
बिल्कुल। सीमा शर्मा मेरा एक सवाल है। सीमा शर्मा, आप PIL से पहले जब आश्रम में पहुंची वहाँ पर आध्यात्म के नाम पर, आध्यात्म के अलावा वहाँ पर सब कुछ होता है, क्या कुछ आपने देखा? कितनी महिलाएं अंदर मौजूद थी और उनकी क्या गतिविधियाँ थी? जब हम वहाँ पे एक बच्ची को बचाने के लिए और उसको पेरेंट्स से मिलवाने के लिए पहुँचे तो एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम था जिसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ थी और बीच में उस लड़की को बिठाया गया था और उस लड़की को सारी जितनी भी वहाँ पे महिलाएं थी जो उनकी सेविका हैं या अनुयायी हैं, डिसाइपल हैं, वो सारी चारों तरफ से उनको घेर लेती हैं। जब आप आराम से बात करते हैं तो वो आपसे आराम से बात करती रहेंगी और वो सोचेंगे भी जैसे जैसे करके इनको टरका के भेज देते हैं। उसके बाद जब आप उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हो या आई कांटेक्ट करते हो तो तभी 10 लड़कियां होंगी, आवाज़ ऊंची करोगे आप तो 10 से 20 हो जाएंगी और आप थोड़ा दबाव डालोगे या बच्चे को समझाने की या डांटने की, बोलने की कि उसको समझ आए कि वो सही जगह पे नहीं है, तो 20 से 30 हो जाएंगी, 30 से 40 हो जाएंगी। संख्या लगातार बढ़ती रहती है, जो चौंकाने वाली बात। मतलब बहुत ही अजीब सा लगा मुझे कि ये कहाँ से आ रही है इतनी सारी औरतें अचानक। और ये क्या सिर्फ यहीं हो रहा है या बाकी जगह भी होता है, समझने की कोशिश करते हैं। बांदा से बाबा के पूर्व अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप बांदा में हैं, आप पहले बाबा को फॉलो करते थे, अनुयायी थे, उनके भक्त थे, आपको ऐसा क्या लगा कि आपने बाबा को बाबा मानना छोड़ दिया? हाँ भाई जी, बाबा के यहाँ हम 2016 से जुड़े थे जी, 2006 से जुड़े थे। फिर क्यों छोड़ दिया आपने बाबा के साथ? हाँ, 2016 से जुड़े थे और हम 2006 से जुड़े थे और 2016 में हमने छोड़ दिया बाबा को। क्यों छोड़ा आपने? क्या लगा आपको ऐसा? हाँ, 2016 में हमने छोड़ दिया और वहाँ हमने देखा कि बाबा जो है वो लोगों को ऐसे फंसा रखा है कि भैया ये लाउड की आवाज़ आ रही है। जी बोलें आप। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप। अच्छा, बोलते रहिए। हाँ, तो ये फंसा रखा है लोगों को, कहता है कि मैं संगमयुगी कृष्ण हूँ और मैं शंकर हूँ और मैं राम वाली आत्मा हूँ, तो इसलिए लोगों को मतलब जो है रिझा रखा है और शास्त्रों की पूरी बातें ये सुनाता है। हमारे साथ दिल्ली से सुना करके जो है लोगों को रिझा रखा है। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली के पीड़िता के पिता मौजूद हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप तो सरकारी अफसर रहे हैं, जहां तक हमें जानकारी है, आपने प्रयास किया होगा कानून व्यवस्था के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर कि न्याय मिल सके आपको, आपकी बेटी आपको मिल सके। किस तरीके की स्थितियां रहती थी? सर, ये अपने आप को लड़कियों को शिवलिंग के नाम से ब्लैकमेल करता। ये शिवलिंग है और जैसे मुझसे संबंध बनाओगे तो तुम पार्वती हो और मैं शिव हूँ, तो शिवलिंग के अर्थ को लड़कियों की उसकी वजह से इसके झांसे में आ जाती हैं। जी हाँ। अब आगे आपको किस तरीके की उम्मीद है अदालत से, सरकारों से? अब जो हमारी जो ये पूरी टीम है, जो ये राजस्थान की वो कन्या यहाँ पर आई थी और हम वहाँ इकट्ठे हुए थे, तो ये भगवान, मैं तो समझता हूँ ये भगवान के भेजे हुए ऐसे टीम है, इसने मिल के सारा ऐसा प्रयास किया। अब तो इसको शिकंजे में आना ही आना है, क्योंकि 2016 से मैं इसके खिलाफ जो भी FIR वगैरह थी वे सारी इकट्ठी करता रहा और अभी ये सत्येंद्र जो तमाम कागज थे मैंने एडवोकेट साहब को दिए, ये अपने वकील साहब उनको जी सलभ जी को दिए और इनको सत्येंद्र जी को दिए। बिल्कुल, सत्येंद्र सिंह राठौर के पास चलते हैं। ये वकील हैं और 23 साल की जो बच्ची का मामला सामने आया था राजस्थान के झुंझुनू से। सत्येंद्र सिंह राठौर, मैं जानना चाहूंगी आपसे इस मामले में अब आगे आप क्या देखते हैं? तमाम डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, PIL दाखिल हो चुकी है, कितनी उम्मीद, कितने आशान्वित अब आप हैं? देखिए, अब अपने वकील साहब हैं सलभ जी गुप्ता, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में PIL दाखिल हो चुकी है और दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश महोदय, उनकी बेंच ने ऐसा आदेश पारित किया है कि सभी प्रकार के जो लिटिगेशंस इनके विरुद्ध, आश्रम और बाबा के विरुद्ध है, उनकी CBI जांच के आदेश कर चुके हैं और सारे जो मामले हैं वो CBI पुलिस अपने अधिकार में ले रही है और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के तहत हमें न्याय मिलेगा और तमाम जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय होगा। ठीक है, हमारे साथ मध्य प्रदेश रीवा से पीड़िता के भाई हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जरा बताइएगा, रीवा से या मध्य प्रदेश से आपकी जानकारी के मुताबिक और भी ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो बाबा की गिरफ्त में हैं क्या?
बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं हैं बाबा जी गिरफ्त में, पे मिलाया नहीं जा रहा किसी को। मिलने के लिए आते हैं, वापस चले जाते हैं रोगा के। तो आप भी तो पुलिस के पास पहुंचे होंगे जी, मध्य प्रदेश की पुलिस के पास भी पहुंचे होंगे, दिल्ली पुलिस के पास भी पहुंचे होंगे। तो सर बड़े मुश्किल में आज मिलाया गया, इतने सालों बाद। लगभग कितने साल बाद मिले आप अपनी बहन से? 6 साल बाद मिले सर। और इन 6 सालों में आपने प्रयास किया तो क्या हुआ? बस आते थे, बस वही पुलिस लेके जाते थे गेट के बाहर बैठा के 2-3 घंटे वापस कर देते थे, जाओ घर। नहीं है वो यहाँ, कभी रिठाला बताते थे, कभी वहाँ बताते फर्रुखाबाद चली गई है। बिल्कुल, जो दिल्ली की पीड़िता हमारे साथ है उनके पास जाऊंगी। ये बताएं, एक तहखाना, एक आश्रम के नाम पे तहखाने में कई तरह की सुरंग है, आवाजाही लोगों की होती लेकिन पता नहीं चलता। दिन में शांति रहती थी और रात भर चहलकदमी होती थी, या आसपास के लोग बताते हैं। आपने कई मर्तबा प्रयास किया होगा कि बाहर आया जाए, आपको रोका गया। किस तरह से आपका ब्रेन वॉश किया जाता था? एक्चुअली मैम, ये जब कन्फेशन लेटर दे देते हैं और मतलब हम कोशिश भी करते हैं, मेरे सामने जब भी हुआ और लड़कियों ने जैसे कोशिश की, उनको ये उनको ना मतलब टॉर्चर किया जाता था और हमें बोला जाता था कि इस पे ना आत्मा आ गया तो बाबा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब, और ये कहकर शारीरिक शोषण होता था आपके? शारीरिक शोषण, टॉर्चर, वहाँ की लड़कियों से भी टॉर्चर कराते थे, मारते पीटते थे, बाथरूम में बंद करा देते थे। तो जब ये धीरे धीरे मतलब वहाँ पर रहते हुए मतलब वहाँ की लड़कियाँ भी नॉर्मलाइज करती थी हमें ऐसी चीज़ें देखते हुए। तो जब धीरे धीरे सारी चीज़ें देखने में आई तो मैं बहुत सेंसिटिव थी, बहुत चुप रहती थी, तो इसलिए उनको डर भी नहीं था कि मैं। तो क्या कहीं सम्मोहन था, वशीकरण था, या फिर दहशत थी, आतंक था? बाबा, ये प्योरली दहशत ही थी, कोई आध्यात्म नहीं होता है। लड़कियां तो मजबूर होती है, मतलब पेरेंट्स उनको आध्यात्म के नाम पे छोड़ के जाते हैं। ये किसी से कम्युनिकेट नहीं करने देते, पेरेंट्स को फ़ोन नहीं करने देते हैं, बोलते हैं कि आपका देह से कोई संबंध नहीं है, ये खून के रिश्ते कुछ नहीं होते हैं। माँ मरे तो हलवा खाओ, भाई मरे तो। ये बताइए, तो आपसे भी कहा गया कि आप रानी बनिए, मैं भगवान कृष्ण हूँ, 16,000 रानी में से एक हैं आप। मैम एक्चुअली मैंने जब ये भर्ती की तो पेरेंट्स को भेज दिया गया था, और फिर ये अचानक ही इन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम मतलब एक यहीं की बहन के द्वारा नीचे बुलाया कि ये माता बुला रही है। माता के पास गई, मतलब जब सब सो गए हैं 11-12 बजे के करीब, तब ये सीन हुआ। और वो माता बाबा के रूम में लगी है जहाँ पर वो मतलब उन्होंने न्यूड है बिल्कुल, और ये सब सीन हुआ। और वो माता लेकर गई आपको न्यूड बाबा के पास? हाँ जी। और जैसे ही रूम से बाहर निकलती हूँ तो वहाँ देखती हूँ जिन बहनों का इतना मतलब आदर होता था, MCA लाइक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड दीदी है, मैं 14-15 साल की थी, छोटी जी, बट इतने एजुकेटेड जब लड़कियां बाहर देखो तो हम खुद डिलेमा में पड़ जाते थे। वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी उस कमरे में? बिल्कुल, कमरे से गेट तक वो मौजूद से बैठे हैं मतलब। और अगले दिन जैसे मेरे साथ की लड़कियों से बात करती हूँ तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारी तरह हमारे साथ भी ये सब हुआ और हम भी 16,000 गोपियों में से एक चुनी गई है। बहुत खुश होकर बता रही है, मतलब इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है उन्हें। मेरी साथ ऐसी हालत थी, मतलब मैं इतने शौक में थी, फीवर था अगले दिन मुझे, लेकिन मेरे को नॉर्मलाइज किया गया। फिर मैं उन लड़कियों से। सीमा शर्मा, अदालत से अब क्या उम्मीद और आगे का रास्ता कैसा? हम डेमोक्रेसी में हैं और इसके स्ट्रॉन्गेस्ट 4 पिलर हैं, हम सब जानते हैं, और कानून भी इसमें से एक है। मुझे पूरा भरोसा है और मुझे लगता है ये केस बहुत अच्छे से अच्छी जगह पे पहुंच चुका है और हम इसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और हमारी जो PIL है उसमें सिर्फ एक बाबा के बारे में नहीं, हमने ऐसा कहा है कि जितने भी आश्रम हैं उनका एक रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। जैसे एक CBSE बोर्ड होता है, ऐसे बाबाओं को भी कोई ना कोई ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए। बड़ी चुनौती होगी इस मांग के बाद, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ता है, आस्था से जुड़ता है। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट अब इस मैटर को देख रहा है, तो एक रेगुलेटरी बॉडी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। एक बाबा का सच आपके सामने आया है, ऐसे कितने अनेकों बाबा हैं। आस्था को लेकर भी एक बॉडी बन सकती है, बन सकती है। क्या ऐसा संविधान में प्रावधान है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कि देश के जितने आश्रम हैं, बाबा हैं, महंत हैं, वो सब उस बॉडी के अधीन हो जाएं। जी, यही हमारी प्रेयर है। आप ये देखें, एक बाबा ने अपने आश्रम में कितनी लड़कियां कैद कर रखी हैं, उन लड़कियों का शारीरिक शोषण हो रहा है। 10-10 FIR हमारे सामने आ गई हैं, कुछ DD एंट्री सामने आ गई हैं, वहाँ से गिर करके लड़कियाँ आत्महत्या कर रही हैं। अंदर
क्या क्या गलत एक्टिविटीज चल रही हैं, तो इन सबको सपोर्ट नहीं करा जा सकता, इन सबके अगेंस्ट में आवाज उठाने की जरूरत है। पुलिस के खिलाफ कोई सख्त टिप्पणी नहीं की क्या? जी, पुलिस कार्रवाई नहीं की क्या? क्योंकि इतनी एफआईआर के बाद भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही थी। इसी का रीजन है कि नेक्स्ट डे ही पीआई दाखिल करने के नेक्स्ट डे ही सारी की सारी जांच सीबीआई को दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के अगेंस्ट में भी आप समझ सकते हैं कि सरकार कोर्ट ने टिप्पणी करी ही है। बिल्कुल, तो तमाम खास मेहमान अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा का रहस्य लोक और उसकी ढेर सारी कहानियां और तमाम पीड़ित लोग हमारे साथ मौजूद थे, एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने पीआईएल दाखिल की है, वो तमाम लोग हमारे साथ थे। अपनी आप बीती को न्यूज़ नेशन के दर्शकों तक पहुंचाएं। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इस चंगुल में फंसे हुए हैं जल्द कोर्ट का जो दरवाजा खटखटा लिया है। बुनियादी बात यही कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच का जो अंतर है वो आप खुद तय कीजिए।